नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आजादी के 75वें पूरे साल होने पर उपलक्ष्य में बीजेपी द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात के साबरमती आश्रम से किया, तो वहीं सीएम योगी ने लखनऊ के काकोरी से अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव शहीदों की शहादत के लिए किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आजादी के 75वें साल में सरकार द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। वहीं उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को लखनऊ में काकोरी स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 25 वर्ष की उस कार्य योजना को मूर्त रूप दें जिससे कि वर्ष 2047 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भाव के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तो उस समय हम भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। दरअसल अगले साल देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इसी क्रम में 75 हफ्ते पहले शुक्रवार से अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 स्थानों पर कई तरह के आयोजन होंगे। इसमें युवा पीढ़ी को 1857 से लेकर 1947 के बीच स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देने, आजादी के 75 वर्ष में देश के विकास और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विश्व गुरु भारत की तस्वीर दिखाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। यूपी में 4 जिलों में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को देश के अंदर आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने वाले चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष को लेकर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि देश के आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियों पर हर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आजादी के 75 साल होने पर आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया ताकि युवा पीढ़ी आजादी के इतिहास से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के बारे में जान सके। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया और इसके साथ ही 75 जगहों पर कार्यक्रम हुए। शहीद स्मारक पर प्रदेश सरकार में वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने शहीद मंगल पांडे और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और आकाश में तिरंगे के रंग के 75 गुब्बारे उड़ाए। इससे पहले साइकिल यात्रा भी निकाली गई, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हरी झंडी दिखाई। बता दें कि 15 अगस्त 2022 तक देश प्रेम से जुड़े तमाम कार्यक्रमों के आयोजन होंगे, जिसके जरिए आजादी के शताब्दी वर्ष का रोड मैप तैयार होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है और ऐसे में आजादी का
जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है, उसको लेकर खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज से शुरुआत हो गई है और 75 सप्ताह तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे, क्या एक पूरी रूपरेखा बनाई गई है? चूँकि पश्चिम का अपना इतिहास रहा है, आज़ादी के जो आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हमारे लोगों ने हिस्सा लिया था, क्रांतिकारियों ने, तो क्या पूरी एक रूपरेखा यहाँ के पश्चिम के लिए रही? देखिए, प्रधानमंत्री क्लियर कर चुके हैं कि युवा पीढ़ी आज़ादी का इतिहास जाने, आज़ादी के क्रांतिकारियों को जाने। कुछ चेहरे तो आगे रह गए, बहुत से चेहरे कहीं पीछे छूट गए जिन्हें आज़ादी की लड़ाई में अपने कुर्बानी दी है। तो युवा पीढ़ी में उनके बारे में बात हो, सबको जाने और आने वाले समय के 25 साल का रोड मैप भी इस देश का बने। आज तक अधिकार की बात होती आई है, देश में कर्तव्य की बात भी शुरू हो, तो अगले 75 सप्ताह आज़ादी, देश की भविष्य की रूपरेखा और क्या कर्तव्य काम न करेंगे, इनके बारे में पूरे देश में विचार विमर्श होगा और कुछ नया अच्छा निकल के आएगा। कुछ अच्छा निकल के आएगा। जैसे मेरठ का देखिए अपना रोल रहा है, 1857 में यहीं से आज़ादी की चिंगारी फूटी थी। अभी आपने एक बात कही है कि तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में नहीं लोग जान पाए। 75 सप्ताह का ये कार्यक्रम कराया गया, तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो लोग भी निकल कर अब सामने आए। निश्चित रूप से आएंगे। और देखिए, मेरठ हमारी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले की तो राजधानी मेरठ में है और क्रांति की भूमि भी है। यहाँ बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। शायद जो नई युवा पीढ़ी है वो इस बारे में कुछ भूल गई होगी, कुछ को याद दिलाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा स्कूल में कार्यक्रम होंगे, तो एक पूरा देश दोबारा, एक जो अलग है वो दोबारा देश उस मोड़ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी भी एक बात कही थी वोकल फॉर लोकल को लेकर भी, तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी देश बढ़ेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। बढ़ रहा है साहब, बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सी बातें देखेंगे तो बहुत परिवर्तन गाँव के स्तर तक है। धन्यवाद। चलो, तो देखिए, सीधा उनका कहना है संजीव बालियान जी का कि धीरे धीरे बहुत चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे और चीज़ें भी बदलेंगी और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी इस बात से कहीं ना कहीं रूबरू होगी कि देश की आज़ादी के लिए किन किन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन शहीदों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुमनाम शहीद हैं, वो भी शायद इस महोत्सव के तहत उनके नाम भी सामने आएंगे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत दी जा रही है, लेकिन शहरी गरीबों को भी घर देने का सपना पीएम मोदी का साकार होता दिखाई पड़ रहा है। बस्ती में कोरोना काल में इस योजना का लाभ नहीं मिल सका, लेकिन इस बार भी गरीबों को घर बनाने के लिए उन्हें राशि दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गरीब को घर देने की योजना पर कोरोना का असर पड़ा तो गरीब परिवारों की आस भी टूट गई। पिछले वर्ष 2020 में इस योजना पर ग्रहण लग गया और किसी भी लाभार्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिला। जिसका मकान जिस हालत में था वहीं रुक गया और वह सरकार की ओर आस भरी निगाहों से देखता रहा कि कब उसके अरमानों में पंख लगेंगे और उसका भी अपना एक सपनों का घर होगा। लेकिन एक बार फिर अब केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों का बजट आवंटित हो गया है और जिस भी गरीब के पास अपना घर नहीं है उसे पीएम शहरी आवास योजना के तहत तुरंत लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल पिछले 1 साल से लेकर अभी तक टूडा विभाग ने लगभग 10,000 गरीबों का चयन किया है, जिन्हें आवास के लिए कुल 2.5 लाख रुपए किस्तों में दिए जाएंगे। लक्ष्य हमें तो कंप्लीट हाउस का मिला 9,999, जिसमें अभी हमने 8,927 को पहली किस्त दी है, दूसरी किस्त दिया है 6,961 को और तीसरी किस्त दिया है 5,083 इस तरह से। लेकिन हमें 31 मार्च में 9,999 आवास कंप्लीट करके देने हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी उससे मन से प्रयास कर रहे हैं। डीएम साहब का निर्देश है कि हर हालत में ये लक्ष्य पूरा हो जाए और हम लोग पूरे मन से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कर दें। परियोजना निदेशक डूडा चंद्रभान वर्मा के मुताबिक मार्च के अंत तक 9,999 पात्र गरीबों को इस योजना का लाभ देना है, जिनमें लगभग 8,000 पात्रों के खातों में पहली किस्त के तौर पर धन भी भेजा जा चुका है। बता दें कि पिछले साल कोविड महामारी की वजह से योजना पूरी तरह से रोक दी गई थी और सरकार से 1 रुपए का बजट इस मद में नहीं मिला था। लेकिन स्थिति सामान्य होने पर गरीबों का कल्याण होना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना घर होगा। ऐसे में इस योजना को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। कोरोना का असर तो पड़ा ही है, क्योंकि पिछले जनवरी से हमारे पास हम लोग मतलब पीपीए तो भेजे थे पेमेंट के लिए सूडा शासन को, लेकिन पैसा नहीं मिला, जिससे ये हमारा पिछले वर्ष का जो लक्ष्य था 7,000 वो भी नहीं पूरा हो पाया। अब नया लक्ष्य हमें 1 महीने में ही पूरा करना है, जो थोड़ा टिपिकल तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि पूरा कर लें। इसमें जिनके पास किसी भी नगर पंचायत में जो ऐसे लाभार्थी जिनके पास पक्का मकान नहीं है या है तो 9 स्क्वायर मीटर से कम है,
उनको हम पात्रता के श्रेणी में लेते हैं और 30 स्क्वायर मीटर में उनका 2 रूम प्लस लैट्रिन बाथरूम किचन बनना है, जिसको वो अपना 2.5 लाख रुपए हम लोग अनुदान के रूप में 3 किस्तों में देते हैं, जिसमें 50,000 पहली किस्त है, 1.5 लाख दूसरी और 50,000 तीसरी। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना चलाई जा रही है, उसी तर्ज पर शहर के गरीब परिवारों के लिए भी प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है। लक्ष्य है कि मार्च के बाद फिर 10,000 पात्र गरीब परिवारों को मकान देने का काम किया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं। ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। ये अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करता है, बल्कि लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनता है। इसी कड़ी में अब सरकार के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडल आयुक्तों और जिले के डीएम को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए कि सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने का काम किया जाए, ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। गोरखपुर में भी सभी सड़कों के किनारे अनगिनत छोटे बड़े मंदिर हैं। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने वहां का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंदिरों के अगल बगल अवैध तरीके से अतिक्रमण और जाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने ये साफ निर्देश दिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के सड़कों के किनारे मंदिर और जो धार्मिक स्थल है, उन सभी को जो है तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से ये पूरा जो है निर्देश जारी हुआ है। और क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी मंदिर है वो अगर सड़कों के किनारे है तो निश्चित रूप से आधे सड़क पे वो मंदिर है और उसके बाद से आसपास के जो अवैध तरीके से जो अतिक्रमण है वो हो जाते हैं और उसके बाद जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे सभी मंदिरों को लेकर के एक बाकायदे पूरी तरीके से एक गाइडलाइन जारी की गई है और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से एक निर्देश जारी हुआ है कि ऐसे मंदिरों को चिन्हित करके ऐसे मंदिरों को तत्काल हटाया जाए जो अगर सड़क के किनारे हों, वो चाहे किसी भी तरह के धार्मिक स्थल हो, उनके को चिन्हित करके उन्हें हटाया जाए। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं, अगर वो सड़क के किनारे हैं तो उनको बाकायदे चिन्हित किया जाएगा। और चिन्हित करने के बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से अगल बगल दुकानें हैं, क्योंकि ये साफ तौर पे जो निर्देश जारी किया गया उसमें भी ये दर्शाया गया है कि मंदिरों के अगल बगल जिस तरीके से अवैध जो निर्माण है या अवैध तरीके से अतिक्रमण है वो पूरी तरीके से काबिज है। इसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पे निर्देश दिया है और 14 तारीख तक जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को अल्टीमेटम दिया गया है कि वो पूरी तरीके से इसका रिपोर्ट तलब करें और पूरी तरीके से इसकी एक रूपरेखा तैयार करके इन जितने भी सड़क के किनारे ये धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त करने का काम करे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। मेरठ में भी अब सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने का काम किया जाएगा, ताकि अतिक्रमण को भी हटाया जा सके। मेरठ से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सड़क या चौराहों पर धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जो सरकार है वो सख्त होती नजर आ रही है। योगी सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो भी धार्मिक स्थल सड़कों पर बने हुए हैं या सड़क के किनारे बने हुए हैं, यदि उनकी वजह से कोई अतिक्रमण होता है तो ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जाएगा, ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके और आए दिन लगने वाले जाम से निजात मिल सके। इस संबंध में योगी सरकार ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि 14 मार्च तक वो इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर लें कि किस धार्मिक स्थल से शहर पर अतिक्रमण की वजह से जाम लग रहा है या वो कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं कि जिनके सहारे अतिक्रमण किया जा रहा है। कह सकते हैं कि सरकार का ये एक बड़ा फैसला है और इस मामले में डीएम से 14 मार्च तक रिपोर्ट मांगी गई है और इसको लेकर जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई है। यानी साफ दिखता है कि आने वाले समय में ये भी ज़िले के डीएम को जवाब देना होगा कि सरकार के आदेश के बाद ऐसे कितने धार्मिक स्थल हैं कि जिन्हें सड़क, चौराहों या सड़क किनारे जो बने हुए थे और उनकी वजह से जो अतिक्रमण हो रहा था उस पर आखिर क्या कार्रवाई की गई है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। वहीं इस फैसले को लेकर वाराणसी से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत
सड़कों के किनारे जो भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं उनको हटाने, उसको स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया। इस बाबत गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को पत्र भेजा है और सबसे 14 मार्च तक आख्या मांगी गई है कि आपके जिले में या आपके मंडल में कौन कौन सी धार्मिक स्थल अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि इन धार्मिक स्थलों की वजह से सड़कों पे अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण करते हैं लोग, ट्रैफिक जाम होता है। उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत सख्त है और संजीदा है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया गृह विभाग को कि आप जो है सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारी को निर्देश जारी करें और उनसे आख्या मांगें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जितने भी मंडलायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, उस पर कितनी संजीदगी से कार्य करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। प्रदेश में अब अतिक्रमण फैलाने वाले अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, क्या कुछ देखने को मिला, आइए देखते हैं। किनारे मंदिर के बनने से काफ़ी अतिक्रमण हुआ है, जिसके चलते जो है आवागमन काफ़ी प्रभावित होती है। सरकार इसको लेकर प्रदेश सरकार बहुत सख्त हुई है। राज्य में कई ऐसे मंदिर सड़क के किनारे बने हैं जिनके चलते जो है उसके आसपास जो दुकानें बन जाती हैं, पार्किंग बन जाता है, जिसके चलते आवागमन बाधित होता है और लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार ने सख्त आदेश दिया है। शासन ने जो है सभी मंडलायुक्तों को के साथ जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 14 मार्च के अंदर ऐसे मंदिरों को न केवल चिन्हांकित करने, ऐसे धार्मिक स्थलों को न केवल चिन्हांकित करने की बात कही है, बल्कि ऐसे अतिक्रमण को जो धार्मिक स्थलों द्वारा किया गया उसको हटाने के लिए भी कहा है। इंडिया न्यूज़ से मिर्जापुर के लिए आकाश दुबे की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में वर्दी के भेष में भूमाफिया बने थानेदार ने मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया। मंदिर के 4 कस्बे जमीन पर दीवार खड़ी कर थाने में तब्दील कर ली। विरोध करने पर महंत को डरा धमका दिया। फिलहाल मामले में महंत ने डीआईजी से शिकायत की, पर उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ सरकार जहां भूमाफियाओं पर जबरदस्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे रसूखदार भी नजर आ रहे हैं जो अवैध कब्जा करने से जरा भी नहीं घबरा रहे हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां एक थानेदार साहब खुद ही भूमाफिया वाली भूमिका में आ गए, मतलब रक्षक ही भक्षक बन बैठा है और वर्दी का रौब दिखाकर गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है। डीआईजी बस्ती रेंज से मिलकर शिकायत करने वाले प्रेम नारायण दास ने जो आरोप पुलिस पर लगाए हैं, वो अपने आप में खाकी की साख को तार करने वाला है। प्रेम नारायण दास का कहना है कि भवानीगंज थाने के थानेदार रविंद्र सिंह ने गुंडई के बल पर मंदिर की जमीन को कब्जा कर लिया। बकायदा राम जानकी ट्रस्ट अयोध्या की बेसकीमती लाखों की लगभग 4 विस्वा जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए बाउंड्री खड़ी कर दी। मतलब थानेदार रविंद्र सिंह ने मंदिर की जमीन को थाने के अंदर करा लिया। वहाँ कागज अयोध्या में रहा, हमारे पास तो रहा नहीं, इसलिए हम कागज कहन दबाए तो गुलजोल लिस, तो ये लॉकडाउन के ना था, अब हम नहीं कह पाएंगे। किसने कब्जा कर लिया? वो थाने वाले कहा कि भाग जाओ, सब सारी संपत्ति बेच खा लिया, इसी को बेच खाने आए हैं, ये हमारा है, ये ठाकुर राम जानकी का जमीन हमारा है, हमारे पास ठाकुर राम जानकी है। कहा गिन जाए, वो कहा करिए लाठी चलावला खान साहब नाम से जमीन, ये गुप्तार घाट फैजाबाद ठाकुर राम जानकी जमीन है। कितने दिनों से? अरे ये 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हुई, पता नहीं, हम ना जानकारी है ना कि कब से आई है। शिकायत के बाद डीआईजी ने एसपी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन कब्जा जमाने के बाद वर्दी की हनक दिखाने वाले अब अवैध निर्माण को हटाने को तैयार नहीं है। और भला किसकी इतनी मजाल कि थाने में घुसकर अपनी जमीन को खाली करवा सके। तो वहीं अब मंदिर की जमीन पर यह मामला राजस्व विभाग के हाथों में चला गया। कब्जा मारने के बाद थानेदार ने खुद ही अपने खिलाफ लगे आरोपों पर रिपोर्ट लिखी और एसडीएम को सौंप दी। अब आपको लग रहा होगा, जब सैया कोतवाल है तो भला जमीन कब्जा करने से उन्हें कौन रोक सकता है? तो साहब जो है कोरोना काल में इस ज़मीन को जो है घेरवा लिए। मान जी की उस समय तबीयत खराब थी, मान जी यहाँ नहीं आ पाए। पुजारी बार बार फ़ोन करता रहा मान जी के पास, लेकिन संजोग से मान जी जब असमर्थ थे आने में, तो मान जी ने कहा तुम जा कर के एसओ से बता दो कि ये ज़मीन राम जानकी की है। तो ये पुजारी जी वहाँ बताने गए तो पुजारी जी को दौड़ा लिए।
महान जी की तबीयत अब भी बहुत ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक है। महान जी ने एक शिकायत भी जो है आईजी साहब को किया है, आईजी बस्ती मंडल, तो उन्होंने जांच जो है क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज को सौंपी है। कल पता लगा कि जो है कल से निर्माण शुरू कर दिए हैं उसी ज़मीन में। तो मान जी ने शायद परसों या नरसों में कप्तान साहब से भी टेलीफोनिक वार्ता किया था। तो मेरे समझ से कप्तान साहब के वार्ता करने के बाद यहाँ निर्माण जो है शुरू हो गया। जानकी संपत्ति है। राम जानकी ट्रस्ट की भवानीगंज थाना इलाके में कई बीघा जमीन है। थाने के पास ही राम जानकी ट्रस्ट का एक मंदिर भी है जिस पर महंत रहते हैं और उन्हीं के जिम्मे जमीन की देखरेख है। लेकिन थानेदार के रौब के आगे वो कमजोर पड़ गए हैं और ट्रस्ट की जमीन को छुड़ाने की गुहार लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 मार्च को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में आ रहे हैं। माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद देवरा आश्रम पर भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के पूर्व जब वो आरएसएस के पदाधिकारी थे तब विंध्याचल में करीब 15 वर्षों तक लोगों से जुड़े रहे। कई परिवार से उनका गहरा नाता रहा और उस दौरान वो विंध्यवासिनी मंदिर के पास स्थित खत्री धर्मशाला में ठहरा करते थे। राष्ट्रपति के रूप में उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।